प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय होगा नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। हम जैसे कि पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, हमने नियोजन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। तो आज हम देखेंगे नियोजन प्रक्रिया किस तरह से एक प्रक्रिया है। इसमें हम 1 से लेकर 10 जो बिंदु है उनका हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे और ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि नियोजन प्रक्रिया किस तरह से चलती रहती है। तो सबसे पहले नियोजन एक मूलतः एक चयन प्रक्रिया है। नियोजन समस्याओं का उदय कार्य के वैकल्पिक तरीकों की खोज के साथ होता है। एक विद्वान है जिनका नाम है बिली आई गोज। वो कहते हैं कि नियोजन मूलतः एक चयन प्रक्रिया है क्योंकि इसके माध्यम से पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। ठीक है, सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो बेस्ट होता है विकल्प अल्टरनेट होता है उसका सिलेक्शन किया जाता है और क्रियान्वित किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अलग अलग प्रकार से नियोजन प्रक्रिया को बताया है। इसमें मेरी कुलिस नाइस, इसके अलावा जॉर्ज आर्च टेरी, इसके अलावा कुंटज ए डोनोएल। तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से नियोजन की प्रक्रिया बताई है। अब हम जो नियोजन की प्रक्रिया है उसके बारे में जो कदम है, जो स्टेप है, वो स्टेप को हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन प्रक्रिया के सर्वप्रथम कदम यानी स्टेप में व्यावसायिक संस्था के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। कोई से भी कार्य हो, सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। अब इसके बाद में उद्देश्य का निर्धारण होने के बाद में जो डिपार्टमेंट, जो विभाग है या उप विभाग है के उद्देश्यों का निर्धारण भी कर देना चाहिए। इसके अलावा कर्मचारियों को जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है उनके बारे में भी अवगत करा देना चाहिए। नियोजन कुछ अर्थपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए क्योंकि उद्देश्य स्पष्ट करते हैं कि मूलतः क्या करना है और इसके अलावा कहाँ पर मुख्यतः ध्यान केंद्रित करना है। उद्देश्य निर्धारित करने के बाद में नीतियाँ, कार्यविधियाँ, बजट एवं कार्यक्रमों का उपयोग कैसे करना है, इसके बारे में भी कर्मचारियों को अवगत करा देना चाहिए। फाइनल हम ये कह सकते हैं कि नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार निर्धारित किए जाने चाहिए कि संबंधित व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके और इसके साथ में उसको क्रियान्वित यानी इम्प्लीमेंटेशन भी कर सके। तो इस प्रकार ये सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण, इसको हम इंग्लिश में भी देख सकते हैं। इंग्लिश में डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिटरमाइंड इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। thereafter the objective of various department and sub departments should be determined. The objective should be made well known to the employees also so that they may direct their efforts toward that. ठीक है, इस प्रकार सबसे पहले क्या होगा, उद्देश्य का निर्धारण होगा। फिर दूसरा जो स्टेप है, दूसरा जो कदम है नियोजन प्रक्रिया का, वो है पूर्वानुमान करना। पूर्वानुमान यानी फोरकास्टिंग, यानी कि भविष्य में क्या करना, कैसे करना, इसकी जानकारी है। तो नियोजन का आधार पूर्वानुमान से। अब पूर्वानुमान का मतलब क्या है? पूर्वानुमान का अर्थ उस मान्यता से है जिसका संबंध अनुमानित स्थिति या भावी स्थिति से होता है। ठीक है, फ्यूचर के बारे में जो स्थिति होगी उसके बारे में होता है। इनमें क्या होता है, इनमें सही अनुमान से नियोजन, अगर सही अनुमान लगा लिया जाता है तो नियोजन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा, अथवा नहीं हो, अथवा उल्टा भी हो सकता है। क्योंकि
ये आधार भविष्य के बारे में संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा नियोजन के आधार की स्थापना हेतु अनेक बातों की जानकारी भी, नॉलेज भी होना चाहिए, जैसे बाजार की स्थिति, मांग यानी डिमांड एवं पूर्ति सप्लाई का अनुमान। इसके अलावा प्राइस जो कीमत है एवं सरकारी नीतियाँ, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। इस प्रकार नियोजन प्रक्रिया के जो सेकंड जो कदम है पूर्वानुमान, इस कदम में तथ्यों का संग्रहण यानी जो डाटा है उसका कलेक्शन, विश्लेषण एनालिसिस, इसके अलावा सूचनाओं एवं समकों का डाटा, जो डाटा है या इंफॉर्मेशन है उनकी प्राप्ति इत्यादि को शामिल पूर्वानुमान में यानी फोरकास्टिंग में किया जाता है। फोरकास्टिंग इज द बेस्ट ऑफ प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग मीन्स यूज assumptions which related to anticipate anticipated situation of or future condition। ठीक है। अब यहाँ पे इसमें और भी ये इसके हैं, जैसे इसके अलावा इसमें क्या है कि है प्लानिंग में अचीव सक्सेस इफ द फोरकास्टिंग आर फेयरली करेक्ट बिकॉज फोरकास्टिंग provides the consistent, relevant and important information about the future। ओके। फिर तीसरा है जो नियोजन प्रक्रिया का तीसरा जो कदम है यानी स्टेप है वो है वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण, डिटर्मिनेशन अल्टरनेटिव कोर्स। पर्याय देखा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं। ठीक है। किसी भी कार्य को करने के कई तरीके हो सकते हैं, कई विकल्प हो सकते हैं। इसलिए नियोजन प्रक्रिया के थर्ड कदम में यानी जो अपना जो तीसरा जो कदम है यानी तीसरा जो स्टेप है उसमें वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण करना होता है। अब वैकल्पिक कार्यविधि का निर्धारण हो गया, इसके पश्चात इसमें संबंधित तथ्य यानी संबंधित जो तथ्य फैक्ट्स है, रिलेटेड फैक्ट है या सूचनाएं इन्फॉर्मेशन है, विश्लेषण या समूह आदि की विस्तृत जानकारी भी करनी चाहिए। ठीक है। जो भी है ये सूचनाएं हैं, तथ्यों का जो इकट्ठा किया गया है, कलेक्शन किया गया है, सूचनाएं हैं या आदि जो फैक्ट्स है उनकी क्या होनी चाहिए, विस्तृत जानकारी, लार्ज तरीके से इसकी जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए, ताकि अब इससे क्या होगा फ़ायदा जानकारी प्राप्त करने के से, ताकि सर्वश्रेष्ठ विधि जो बेस्ट विधि है, जो बेस्ट मेथड है उसकी खोज की जा सके। सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि एक और कार्य के निष्पादन को सफल बनाती है। अब ये सर्वश्रेष्ठ विधि होने के बाद में क्या होगा, कार्य का जो निष्पादन है, जो कार्य को या परफॉर्मेंस है उसको तो सफल बनाएगी, उसको सक्सेस बनाएगी। इसके अलावा दूसरी ओर व्यक्तियों की कार्य क्षमता में भी वृद्धि होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। व्यक्तियों की जो कर्मचारी है उनमें कार्य क्षमता, उनकी कैपेसिटी में भी इंक्रीज यानी वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम इसको इंग्लिश में ये दे सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जनरली देयर आर सेवरल मेथड ऑफ और अल्टरनेट टू डू एनी वर्क, hence alternative course of action are to be determined in the third step of planning process. After that, details knowledge should be gained of the concerned facts, informations, analysis and data etc. to facilitate the search of the best method। ठीक है। तो इस प्रकार ये है। अब इसका बेस्ट ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन होने के बाद में क्या होगा, मेक द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क सक्सेसफुल एंड आल्सो ऐड टू द वर्किंग एफिशिएंसी द पीपल। ठीक है। तो इस प्रकार ये थर्ड पॉइंट। अब नेक्स्ट है सर्वोत्तम कार्यविधि का चुनाव। जो बेस्ट है, सर्वोत्तम जो सबसे बढ़िया है कार्यविधि का चुनाव करना होता है उसमें। तो इसके अंतर्गत इसमें वैकल्पिक कार्यविधि का ओके थर्ड, इसमें वैकल्पिक कार्यों का निर्धारण हो गया, फिर वैकल्पिक कार्यों का मूल्यांकन। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि वैकल्पिक कार्यविधियों का निर्धारण करने के पश्चात उन विकल्पों का
सापेक्षिक लाभ एवं दोनों का अध्ययन करके मूल्यांकन करना चाहिए, यानी एवोल्यूशन करना चाहिए अल्टरनेटिव जो कोर्स है उसका। और इसमें इस बात का पता लगाना चाहिए कि ऐसा करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नियोजन को पर्याप्त सावधानी व सतर्कता से विकल्पों का लक्ष्य या उपलब्ध साधन, जोखिम, परिमाप, जवाबदेहिता, लोचशीलता, सरलता एवं प्राप्त परिणामों के संदर्भ में भी जांच करनी चाहिए। तो जो तीसरा जो स्टेप उसमें क्या है कि वैकल्पिक कार्यविधि का मूल्यांकन, यानी एवलुएटिंग ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स। इसका मतलब ये है कि जो भी वैकल्पिक है उसका मूल्यांकन करना ज़रूरी है। मूल्यांकन करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन विकल्पों का सापेक्षिक लाभ या दोनों का अध्ययन करके मूल्यांकन करना चाहिए। ऐसा करते समय नियोजन को पर्याप्त सावधानी एवं सतर्कता से विकल्प का लक्ष्य, उपलब्ध साधन, निहित जोखिम, इसके अलावा परिमाप यानी स्टैंडर्ड, जवाबदेहिता या लोचशीलता यानी फ्लेक्सिबिलिटी, इसके अलावा सरलता एवं प्राप्त परिणामों के संदर्भ में भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, दीज अल्टरनेटिव शुड बी evaluated by studying their relative एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। अब नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ कार्यविधि का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नियोजन प्रक्रिया के इस संदर्भ में ये बात इम्पोर्टेंट है, ये बात को ध्यान रखना जाना चाहिए कि कभी कभी वैकल्पिक कार्यविधियों का मूल्यांकन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कि उपक्रम यानी संस्था के लक्ष्यों की पूर्ति कोई एक विधि उपयोगी न होकर अनेक विधियों का मिश्रण उपयोगी है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो विधि जो अपनाई जा रही है वो एक ही विधि मूल्यांकन नहीं हो सकती, एक ही विधि इम्पोर्टेंट नहीं हो सकती, अन्य विधियाँ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, उनका भी उपयोग करना चाहिए और ये पता लगाना चाहिए कि जो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है उसका सिलेक्शन करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में किसी एक कार्यविधि का चयन करने के स्थान पर अनेक कार्यविधियों का प्रयोग करना लाभदायक होता है, यानी फ़ायदेमंद होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि selection of best course of action in this step of planning process, it should be kept in view that something evaluation of alternative course of action make it clear that no single method is sufficiently useful to fulfill the goals of the enterprise. ओके, अब नेक्स्ट है योजना तैयार करना, फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्लान। नियोजन के इस कदम में निर्मित पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में योजना की क्रमिक यानी सीक्वेंस अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है। योजना की जो सीक्वेंस है, योजना की प्लानिंग की अवस्था है, सीक्वेंस उस अवस्थाओं का निर्धारण किया जाता है और इसके बाद में प्रत्येक विभाग जो डिपार्टमेंट है या उसकी जो ब्रांच है उसके लिए प्रतिमाह यानी हर महीने अथवा या तिमाही के लिए योजना को विभाजित किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसमें इस प्रकार अपने ये अंतिम रूप से तैयार हो सके। तो इसमें कुल मिला के इसमें ये बताया गया है कि योजना तैयार करना होता है, क्या योजना बनाना है, क्या योजना है और इन योजनाओं की क्रमिक यानी सीक्वेंस का निर्धारण किया जाता है। इसमें हम देख सकते हैं इन दिस स्टेप ऑफ प्लानिंग वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ द प्लान आर कंसिडर्ड एट लेंथ, ग्रेजुअल स्टेज ऑफ plan are determined and the plan is fabricated for every month of the quarter for each department and branch। ठीक है, तो इस प्रकार ये किया जाता है। इसके बाद में है आवश्यक उप योजनाओं का निर्धारण, फॉर्मुलेशन ऑफ सब्सिडरी प्लान। इसके अंतर्गत ये है
एक मूल योजना के निर्माण होने के पश्चात उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अनेक सहायक या उप योजनाओं का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, जो मूल योजना बनाई गई है, जो मूल योजना है उसके होने के बाद में उसको ठीक ढंग से इम्प्लीमेशन करने के लिए यानी कि एक्सिक्यूशन करने के लिए, ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए अनेक सहायक यानी जो सब्सिडरी या उप योजनाओं का निर्धारण करना होता है। ये पूर्णतः स्वतंत्र योजना न होकर मूल योजना का ही एक अंग होती है। जो भी ये उप योजना है वो क्या है, किसके अंतर्गत आती है, किससे जुड़ी होती है, मूल योजना के। इस प्रकार ये काम होता है। इसमें हम इंग्लिश में देख सकते हैं, इसमें फॉर्मुलेटिंग ऑफ एसेंशियल सब्सिडरी प्लान्स, वेरियस सब्सिडरी of sub-plans are required to be formulated after formulation of the basic master plan, so that it may be properly implemented. These are not completely independent plans, but there are constituents of basic plan. ठीक है, तो इस प्रकार अब नेक्स्ट है क्रियाओं के समय एवं क्रम का निर्धारण, टाइम और सीक्वेंस, डिटरमिनिंग ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़। नियोजन प्रक्रिया में समय एवं क्रम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि सही क्रम होना चाहिए और समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम ये योजनाओं तथा कार्यक्रमों में ठोस रूप प्रदान करती है। इसलिए इस स्टेप में प्रत्येक क्रियाओं का समय निर्धारित किया जाता है। ये पता लगाया जाता है किस समय नियोजन का कार्य प्रारंभ हो तथा किस समय उसको पूरा किया जाएगा। पहले कौन सी क्रियाएं शुरू हो, बाद में कौन सी क्रियाएं हो और कब समाप्त होगी, इत्यादि बातों पर ध्यान दिया जाता है। ऐसा करने से सभी जो साधन हैं या व्यक्ति है, संस्था में सामग्री है या औजार है, उनका ठीक समय पर उपलब्धि हो जाएंगे। इसके अलावा समय समय पर उत्पादन में अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, सीक्वेंस नहीं होगी, समय नहीं होगा तो क्या होगा, समय पर उत्पादन में बाधा आएगी। ठीक है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं किया जाएगा तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, टाइम एंड सीक्वेंस आर द of special important in planning process because it provides solid form to the plan and the programs. अब नेक्स्ट है 9वां है, उसमें है क्रियान्वयन में सहयोग प्राप्त करना, securing of cooperation in execution। ठीक है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं कि सिक्योरिंग कोऑपरेशन इन एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि योजनाओं के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एवं योजनाओं का पूर्णतः क्रियान्वयन करने के लिए संस्था के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक व्यक्ति का। इसके लिए संस्था से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति के नियोजन से अवगत करा देना चाहिए, योजना के बारे में समझा देना चाहिए। इसके अलावा और क्या करना चाहिए, सुझाव भी, जो सजेशन है भी आमंत्रित करनी चाहिए। जो बेस्ट जो सुझाव है उसको भी इनवाइट करना चाहिए, तभी वे योजना को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूशन करने में सहयोग प्राप्त करता है। इसके अलावा अब इसको इंग्लिश में हम देख सकते हैं, कोऑपरेशन ऑफ वेरी पर्सन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड फॉर completely executing the plan and getting good result of the plan। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है और लास्ट है अनुवर्तन यानी फॉलोअप। नियोजन प्रक्रिया नियोजन के क्रियान्वयन तक की पूर्ण नहीं होते। ठीक है, नियोजन प्रक्रिया नियोजन के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन करने के बाद में यानी इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद भी पूरी नहीं होती।
अपितु बाद में चलती रहती है, क्योंकि नियोजन एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यथा समय नियोजन के परिणाम प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। इसके अलावा वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होते तो उसके कारणों को ज्ञात भी करना चाहिए। जो हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वो अगर उसके परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं, वहाँ हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो उसके कारणों को ज्ञात करना चाहिए। उसको क्या कारण रहा है उनका पता लगाना चाहिए तथा उन्हें दूर करके वांछित उद्देश्यों को पूरा करना चाहिए। प्लानिंग प्रोसेस डज नॉट एंड ओनली एट द इम्प्लीमेंटेशन, इट गोज ऑन स्टिल फर्दर। दैट इज व्हाई it is said planning is the continued process, hence efforts should constantly go on to ascertain the result of planning in the time. If desired results are not achieved, this reason should also be abstained and efforts should be made to be at them for achieving the desired objectives। तो इस प्रकार एक नियोजन की जो प्रक्रिया है उसका हमने देखा कि किस प्रकार इसके जो बिंदु है वो यहाँ पे एक नियोजन की प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये बिंदु 1 से लेकर 10 जो पॉइंट है उनका हमने विस्तारपूर्वक अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि नियोजन की प्रक्रिया किस तरह से चलती रहती है। थैंक यू।